एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, ये उसका पार्ट 2 है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स दी हुई हैं। 1774 में लुई 16 जो है फ्रांस का राजा बना, और जब उसने खजाना देखा, खजाना तो पूरी तरीके से खाली हो चुका था। और 1789 में ईस्टेट जनरल का आगमन हुआ, और नेशनल असेंबली की स्थापना की गई। बेस्टाइल ने आक्रमण कर दिया, और जो किसान हैं उन्होंने कंट्री साइड में आसपास के इलाकों में विद्रोह कर दिया। 1791 में कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया गया, और ये गारंटी दी गई कि भैया सबको ह्यूमन राइट्स मिलेंगे, सबको अपने अपने अधिकार मिलेंगे, किसी को स्पेशल राइट्स कुछ नहीं मिलेगा। और 1792 में फ्रांस रिपब्लिक बना, और राजा द किंग इज़ बी हेडिंग, मतलब राजा की गर्दन काट दी गई। और 1804 में नेपोलियन फ्रांस का राजा बना, और उसने यूरोप के कई सारे देशों में, कई सारे हिस्से में कब्जा कर लिया था। और 1815 में नेपोलियन वाटरलू में हार गया था। द आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन, अब यहाँ से क्रांति की शुरुआत होती है, फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट होता है। लुई 16 जिसने टैक्स बढ़ाया था, जो कि राजा था उस टाइम का। फ्रांस में ऐसा था कि जो ओल्ड रिजाइम है, जो प्राचीन तंत्र है, वहाँ पर मतलब उनके पास इतने राइट्स नहीं थे कि वो राजा होने के बावजूद भी कि खुद टैक्स बढ़ा सकें। इसके अलावा उन्हें एक ई स्टेट जनरल होता है, एक मीटिंग होती है, एक पूरी टीम होती है। जैसे अभी इंडिया गवर्नमेंट में कैबिनेट मिनिस्टर हैं, तो उनसे पूछकर ही कोई काम किया जाता है, उनको बिठाल कर, उनसे डिसीजन लेकर। तो वैसे ही पहले भी ई स्टेट जर्नल हुआ हुआ करते थे, तो इनसे डिस्कस कर कर ही टैक्स को बढ़ाया जाता था या कम कम किया जाता था। जो कि एक पॉलिटिकल बॉडी है, जो अपने तीनों ई स्टेट को रिप्रेजेंट करती है। और ये राजा ही डिसाइड करता है कि भैया इनकी मीटिंग कब होनी है, कैसे होनी है, कितने बजे होनी है। और जो लास्ट मीटिंग हुई थी, ये 1614 में हुई थी। 5 मई 1789 को लुई 16 ने असेंबली में ई स्टेट की मीटिंग बुलाई, न्यू टैक्स बढ़ाने के लिए। उस असेंबली को चारों चारों तरफ से सजाया गया। फिर फर्स्ट और सेकंड ई स्टेट के अपने अपनी रिप्रेजेंटेटिव आए, जिन्होंने 300 रिप्रेजेंटेटिव को भेजा, जो कि आमने सामने सामने असेंबली में बैठे हुए थे। और इसी के साथ 600 मेंबर भी आए थर्ड ई स्टेट के, जो तीसरी ई स्टेट थी उनकी तरफ से। और जो थर्ड ई स्टेट के जो पूरी टीम थी, जो 600 लोग थे, वो रिप्रेजेंट कर रहे थे जो प्रॉस्पेरस थे, जो एजुकेटेड थे, मतलब जो जो पढ़े लिखे थे, वो लोग आए हुए थे। इस असेंबली में जो किसान हैं, आर्टिस्ट है, वुमेन है, उनका आना अलाउ, उन्हें परमिशन नहीं थी कि असेंबली में आए। इसके बावजूद भी 40,000 लेटर आ चुके थे कि उनकी क्या क्या डिमांड है, उनकी उनकी क्या क्या शिकायत है, उन्हें क्या क्या चाहिए राजा से। देखिए अब क्या था, वोटिंग का टाइम था। अब देखिए वोट किस तरह दिया जाता था कि मतलब 3 ई स्टेट थे, मतलब 1 ई स्टेट, सेकंड और थर्ड, मतलब एक ही ई स्टेट की तरफ से एक ही वोट देता था। मतलब अभी अभी तो ऐसा होता है कि हर व्यक्ति वोट देता है, बट उस टाइम पे ऐसा होता था, एक टीम का जो मेंबर होता है उसका हेड वोट देगा, मतलब उनकी तरफ से पूरा एक ही वोट रहेगा। बट जो तीसरे ई स्टेट के लोग बाग थे, उन्होंने डिमांड करी कि भैया हर व्यक्ति वोट देगा, मतलब हर प्रत्येक व्यक्ति वोट देने का अधिकार होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अ, जिसके 10 लोगों की टीम है तो उसको एक ही वोट कंसिडर किया जाएगा, लेकिन इन्होंने कहा कि हर व्यक्ति को वोट देने का अधिकार होना चाहिए। और इसके जो प्रिंसिपल हैं, रशिया के एक फ़िलासफ़र हैं, उन्होंने भी ये बात लिखी गई है एक अपने सोशल कॉन्ट्रैक्ट में। मतलब एक उन्होंने बुक लिखी थी अपने राजनीतिक विचारों को लेकर, वो उसमें उस पर ये बात लिखी हुई है कि हर व्यक्ति को वोट देने का अधिकार होना चाहिए। जब राजा ने ये बात को रिजेक्ट कर दिया, तो असेंबली के लोग हैं, जो थर्ड स्टेट के लोग हैं, वो असेंबली के बाहर गए और उन्होंने इस बात का प्रोटेस्ट भी किया।
जो थर्ड स्टेट के लोग थे वो अपने आप को फ्रांस का स्पोकमैन मानते थे, मतलब अपने आप को फ्रांस का प्रवक्ता मानते थे। और 20 जून को वो सब लोग टेनिस ग्राउंड में मिले और उन्होंने उसी को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया। और उन्होंने इस बात की शपथ भी ली, जब तक जो राजा की पावर है वो कम नहीं होती है, मतलब लिमिट नहीं होती है। राजा के पास इतनी सारी पावर्स थी कि वो कुछ भी कर सकता था। तो इन्होंने कहा कि जब तक उसकी पावर कम नहीं होंगी तब तक ये जो असेंबली ये कभी भंग भी नहीं होगी। और इसको लीड कर रहे थे मेराबू और अबे। मेराबू जो थे वो एक नोबल फैमिली से बिलोंग करता था। नोबल फैमिली का मतलब होता है जो ऑलरेडी अमीर फैमिली है, बट वो फिर भी जो गरीब लोग हैं इनको सपोर्ट करता था, क्योंकि ये व्यक्ति भी इसके खिलाफ नहीं था कि किसी विशेष वर्ग को बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा पावर प्राप्त हो। और उसने एक अपना जर्नल भी लिखा था। और अबे जो है वो एक प्रीस्ट था, मतलब पादरी था वहाँ पर चर्च में। और उसने लिखा कि मतलब थर्ड स्टेट के बारे में लिखा कि ये कैसे लोग हैं, क्या हैं। एक चित्र के द्वारा भी बताया गया है कि असेंबली में किस प्रकार से ये उसका है, नेशनल असेंबली का, जहाँ पे टेनिस कोर्ट में जब शपथ ली थी, उसकी ये पेंटिंग है। जिस टाइम पर असेंबली बिजी थी कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में, और उसी टाइम पे पूरे फ्रांस में विद्रोह हो रहा था। तभी की बात है, ऊपर से ठंड भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा थी, जिससे जो ब्रेड के प्राइस है, मतलब जो रोटी के दाम है वो आसमान छू रहे थे, बहुत ज़्यादा हो रहे थे। इस बात का जो फ़ायदा है वो बेकरी वाले काफ़ी उठा रहे थे। घंटों घंटों लाइन में लगने के बाद, मतलब काफ़ी टाइम होता था उन्हें लाइन में लगना पड़ता था। इससे परेशान होकर महिलाओं ने उस पर ढाबा बोल दिया, अटैक कर दिया। और तभी की बात है, एट द सेम टाइम वहाँ के राजा ने पेरिस में अपने ट्रूप्स को, मतलब जो भी अपने सेना होती, दल होती, उसको आदेश दिया कि एंट्री करें पेरिस में। और 14 जुलाई को ही जो भीड़ है उसने बेस्टाइल को डिस्ट्रॉय कर दिया था। और उस टाइम पर ये ऐसी खबर फैल गई, जो कंट्री के साइड के लोग हैं, जो गांव देहात के लोग हैं, गांव गांव में खबर फैल गई कि भाई ये अमीरों ने बाहर से, मतलब बंदे बुलाए अपन को मारने के लिए, और अपनी फसलों को ख़राब करने के लिए। फिर गांव वालों को गुस्सा आया, डर के मारे उन्होंने भी जो बड़े बड़े लोग हैं, अमीर लोग हैं, उन पर अटैक कर दिए। जो चैट्योक्स का मतलब होता है, फ्रांस में जो बड़े बड़े महल होते हैं उन्हें चैट्योक्स कहते हैं। इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, ये चैटक से चीटिक से जो भी है। तो उन महलों पर अटैक कर दिया। गरीब लोग हैं, जो आम लोग हैं, उन्होंने क्या करा, जो जो जितना भी गेहूं है, खाने पीने का सामान है, उसको लूट लिया। और जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, सरकारी दस्तावेज हैं, उनको सबको जला दिया। और जो बहुत सारे लोग हैं, जो अमीर वर्ग के लोग हैं, संपन्न परिवार के लोग हैं, उन्होंने अपने जगह छोड़कर, अपने घर बार छोड़कर पड़ोसी देश में जाके शरण ली थी। लुईस 16 ने जब जो आम लोग हैं, जब इनकी पावर को देखा, तो उन्होंने उनकी नेशनल असेंबली को परमिशन दे दी, उनकी नेशनल असेंबली को एक्सेप्ट कर लिया। और 4 अगस्त 1789 को असेंबली ने एक बिल पेश किया, जिसमें से फ्यूडल सिस्टम को अब ख़त्म कर दिया, और टैक्सेस जो भी थे उनको सबको मिटा दिया। और जो मेंबर थे क्लर्जी के, जो क्लर्जी मतलब पादरी लोग होते हैं, जिन्हें किसी स्पेशल प्रकार का ओहदा मिलता है, मतलब जो एक्स्ट्रा जो बेनिफिट उठा रहे थे, जो विशेष वर्ग के लोग जो एक्स्ट्रा बेनिफिट उठा रहे थे, उनको मना करे इसको ख़त्म करने के लिए। टिप्स जो होता है, एक प्रकार का टैक्स होता था जो चर्च के द्वारा लिया जाता था, इसको भी ख़त्म कर दिया गया। और इसका रिज़ल्ट ये हुआ कि सरकार के पास 2 बिलियन लिवर कलेक्ट हो गई। 2 बिलियन लिवर मतलब होता है करेंसी, होता है फ्रांस की उस टाइम पे जब चलती थी, जब फ्रांस का रिवॉल्यूशन हो रहा था, उस टाइम पर लिवर चलती थी। तो ये उस टाइम की करेंसी है, 2 बिलियन। तो ये जो इनने सिस्टम बनाया, तो ये सिस्टम से उन्हें 2 बिलियन लिवर की प्राप्ति हुई थी। फ्रांस बिकम अ कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की।
अब देखिए नेशनल असेंबली थी, उसने अपना ड्राफ्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कॉन्स्टिट्यूशन, उस ड्राफ्टिंग कमेटी ने अपना संविधान बना लिया था 1791 में। इनका मेन उद्देश्य था जो मोनार्की थी, मतलब राजा के पास इतनी ज़्यादा पावर थी, उसको कम करने का उद्देश्य था इनका। अब पावर जो थी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं थी, मतलब जो राजा के पास सारी पावर थी। अब जो पावर थी, जो इन्होंने नया संविधान बनाया था, वो पावर डिवाइड थी। लेजिस्लेटिव में, एग्जीक्यूटिव में और जुडिशरी में, डिफरेंट इंस्टीट्यूशन में। जो नए संविधान के अनुसार जो पावर है वो अब पार्ट्स में डिवाइड थी, डिफरेंट इंस्टीट्यूशन, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। जुडिशरी मतलब होता है न्यायपालिका, लेजिस्लेचर विधायिकी, एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका। और अब इनका नया संविधान बन चुका था जो कि फिगर 7 में बताया गया हुआ है। ये उस टाइम जो इनका कॉन्स्टिट्यूशन बना था उसका एक मैप दिया हुआ है, डायग्राम दिया हुआ है, वो ये रहा। 1791 में नेशनल असेंबली को ये पावर दी गई कि वो संविधान बनाए। और ये जो पावर और ये जो इसका इलेक्शन होता था, इसका इलेक्टेड होते थे, ये इनडायरेक्ट तरीके से इनका इलेक्शन होता था। इलेक्शन के बाद इन्हें असेंबली में मेंबर की तरह चूज़ किया जाता था, लेकिन यहाँ पे हर व्यक्ति वोट नहीं देता था, बस केवल वही व्यक्ति वोट देता था जो 25 साल से बड़ा हो और जो कम से कम 3 दिन का अपना टैक्स देता हो। और बाकी के जो मैन और वुमेन है उन्हें पैसिव सिटीजन की कैटेगरी में रखा गया, मतलब निष्क्रिय व्यक्ति की कैटेगरी में रखा गया। अगर आपको इलेक्शन देना हो, यदि आप इलेक्टर बनना चाहते हो या आप मेंबर ऑफ असेंबली, मतलब असेंबली के मेंबर बनना चाहते हो, तो इसके लिए आपको टैक्स हाई टैक्स पेयर की कैटेगरी में आना चाहिए। मतलब आप ज़्यादा टैक्स देते हो तभी आप यहाँ पर मेंबर ऑफ असेंबली में आ सकते हो। जब कॉन्स्टिट्यूशन रेडी हो गया तो किस बेसिस पे हुआ था कि राइट्स, मतलब सबको सामने अधिकार मिलेंगे, जो सबको, हर व्यक्ति को अपने अपने समान अधिकार मिलेंगे। तो अधिकार कैसे थे? राइट टू लाइफ, जीने के अधिकार, फ्रीडम ऑफ स्पीच, बोलने के अधिकार, सोचने के अधिकार, सब हर प्रकार से, मतलब सबको समान अधिकार मिलेंगे कि चाहे वो कोई भी हो, और ये अधिकार जन्म सिद्ध होंगे और इसको छीना नहीं जाएगा। और ये अब सरकार की ड्यूटी बनती है कि उन अधिकारों की रक्षा करे। अगर किसी व्यक्ति पर कुछ अपने अधिकारों का खनन हो रहा है तो ये सरकार की रक्षा बनती है उसके अधिकारों की रक्षा करे। ये कुछ राइट्स हैं उनको, उनके पास क्या क्या राइट्स थे, ये कुछ लिस्ट दी हुई है। 1789 के टाइम पे जब रशिया रिवॉल्यूशन हुआ था, जब लॉ बना था, तो इंसानों के पास क्या क्या राइट्स हैं। ये कुछ पॉलिटिकल सिंबल हैं कि उस टाइम पर लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, तो अब क्या करते थे, जो लिखने के बजाय उनको किसी डायग्राम के थ्रू समझाया जाता था। ये टूटी हुई हथकड़ी का मतलब होता है कि आज़ादी मिल गई, और ये लकड़ी का जो बंडल है इसका मतलब होता है कि यूनिटी, यूनिटी में पावर है। ट्रायंगल में आग बनी, इसका मतलब होता है कि सन, मतलब सूरज की जो रोशनी होती है, रोशनी का सिंबल है। और ये जो दिया है स्केप्टर, ये सिंबल ऑफ रॉयल पावर है, रॉयल पावर का है। और ये एक रिंग टाइप में दिया हुआ है सांप, इसका मतलब होता है कि रिंग का कोई मतलब कोई छोर नहीं होता। लाल टोपी मतलब होता है आज़ादी का प्रतीक, जब वो फ्री हो गए थे। ब्लू, वाइट और रेड, ये फ्रांस का नेशनल कलर है। ये एक देवी है कोई, जो कानून की देवी, जैसे इंडिया में कानून की देवी होता है। और ये बताया गया है कि कानून सबके लिए बराबर है। इसमें जो लॉ, एक लॉ का टेबल दिया हुआ है, इसमें बताया गया है कानून सबके लिए बराबर है। फ्रांस अबॉलिश मोनार्की एंड बिकम अ रिपब्लिक। जो सिचुएशन है फ्रांस की, लुइस 16 के टाइम पे और ज़्यादा ख़राब हो गई थी। और लुइस 16 ने कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाया था नेशनल असेंबली ने, उन लोगों के कॉन्स्टिट्यूशन पर साइन भी कर दिया था। लेकिन इसके बावजूद जो किंग है उसकी सीक्रेटली बात होती थी किंग ऑफ रशिया से, मतलब रशिया का जो राजा था उससे कंटिन्यू बात उसकी चलती रहती थी।
और बाकी के जो रूलर हैं, जो पड़ोसी देश के जो हैं, वो इस बात से काफ़ी टेंस थे कि यार वो पड़ोसी देश में दंगे फसाद हो रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम हो रही है। क्योंकि किसी देश में कुछ प्रॉब्लम होती है, किसी राज्य में होती है, तो उसका इम्पैक्ट बाकी के पड़ोसी राज्य में, पड़ोसी देश में भी होता है। और बाकी के जो पड़ोसी देश हैं वो इस बात की प्लानिंग कर रहे थे, यदि सिचुएशन और बिगड़ी तो हम आने वाले टाइम में यहाँ की सेना उस देश में भेजेंगे, मतलब हम अपने सिपाही कुछ भेज देंगे सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए। बट इससे पहले ऐसा हो ही पाता, नेशनल असेंबली 1992 में ऑलरेडी बन चुकी थी, और जिसने ये डिक्लेयर कर दिया था कि हम ऑस्ट्रेलिया और रशिया पर अटैक कर रहे हैं। कई सारे वॉलेंट्री जो प्रोविंसेस में थे, मतलब जैसे कि इंडिया में प्रांत थे कई सारे, जब स्टेट बना था तो वहाँ पर भी फ्रांस में भी कई सारे प्रोविंसेस थे, प्रांत थे। मतलब हज़ारों लोग बाग प्रांतों से अब आए, उनकी इच्छा थी कि हमें भी आर्मी में लिया जाए लड़ने के लिए। ये जो वार था, ये जो मतलब युद्ध था, ये ऐसे ही नहीं था कि हमें बस ये युद्ध करना है कि हम अपनी पावर दिखाने के लिए। युद्ध था जो राजा और एरिस्टोक्रेसी जो मतलब कंट्रोल करके रखा है राजा ने, पूरा जो कॉन्स्टिट्यूशन उसको कंट्रोल में करके रखा है, उसके खिलाफ था। और जब ये लोग आगे बढ़ रहे थे तो एक पोएट हैं, रोजर डे लिस्ले, इसका रोजेट, तो इन्होंने गाना गाते हुए मार्सिलिस, इस गाने के साथ इन्होंने वहाँ पर एंट्री करी थी। और ये गाना उस टाइम पर फर्स्ट टाइम गाया गाया गया था जब ये पेरिस की तरफ बढ़ रहे थे। और आज के टाइम पे यही यही जो गाना है मार्सेज, ये फ्रांस का नेशनल एंथम है। ये जो रिवॉल्यूशनरी वार था, इससे काफ़ी इकोनॉमिक लॉसेस भी आए और अदर लॉसेस भी आए आम जनता को। जो व्यक्ति लोग थे, जो आम लोग थे, जो पुरुष लोग थे, जो लड़ाई के लिए गए थे, लड़ने तो चले गए, बट इसके बाद जो घर की जिम्मेदारी जो है वो सारी महिला पे आ गई। लुकिंग आफ्टर देयर फैमिली, लुकिंग आफ्टर मतलब होता है पूरी ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटी, देखभाल करना किसी भी चीज़ की, तो उन पर महिलाओं में आ गई। और जो जनता का लार्ज सेक्शन था, मतलब सबसे ज़्यादा सेक्शन था, उनका ऐसा मानना था कि अब ये जो रिवॉल्यूशन है ये कंटिन्यू रहे, क्योंकि जब नेशनल असेंबली 1791 में बनी थी, तो इससे पहले जो भी कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स हैं, जो भी पॉलिटिकल राइट्स हैं, वो रिच सेक्शन के पास, जो अमीर लोग थे, अमीर वर्ग था, वो ही इन सब हर चीज़ की प्लानिंग करता था, हर चीज़ के नियम कानून कायदे बनाता था। और इसी के साथ कई सारे मतलब पॉलिटिकल क्लब होते थे, वहाँ पर इन इन सब चीज़ों को लेकर डिस्कस किया जाता था। कोई भी गवर्नमेंट इशू है, मतलब एक कमेटी होती थी, तो उसको पॉलिटिकल क्लब कहा जाता था फ्रांस में। और यही जो क्लब है हर चीज़ में डिस्कस करता था गवर्नमेंट के इशू, गवर्नमेंट की पॉलिसी। जिनमें से जो मोस्ट सक्सेसफुल, मतलब सबसे जो बड़ा क्लब कह सकते हैं, फेमस क्लब कह सकते हैं, वो जोकोबिन का था। जोकोबिन एक सेंट जोकोबिन जो पेरिस में था, उसके नाम से पड़ा था। और इसी के साथ महिलाओं ने भी अपने क्लब बना लिए थे खुद के, जिसके बारे में हम सेक्शन 4 में पढ़ेंगे कि उनकी क्या क्या, उस क्लब में क्या क्या होता था, और उनकी डिमांड क्या क्या थी, मांग क्या क्या थी। जो जोकोबिन क्लब के मेंबर थे, वो कोई ज़्यादा संपन्न परिवार के नहीं थे, मतलब जो लेस प्रोस्पेरस थे, जो कम प्रोस्पेरस थे, मतलब जो एक मिडिल क्लास कह सकते हैं, या लोअर मिडिल क्लास या गरीब वर्ग के लोग थे। ऐसे लोग ग्रुप में ज़्यादा थे। कुछ लोग शॉपकीपर थे, कुछ लोग शू आर्टिस्ट थे, काम वगैरह करते थे, कुछ लोग शू मेकर थे, जूते बनाते थे, एक प्रकार के मोची कह सकते हैं, कुछ लोग कुक थे जो पेस्ट्रीज बनाते थे, समोसे, उस टाइम के पेस्ट्रीज जो समोसे कचौड़ी वगैरह होते हैं, जो भी बनाते होंगे, या कुछ मीठे में कुछ बनाते होंगे, केक वगैरह। कुछ वॉच मेकर थे, प्रिंटर थे, और ज़्यादातर जो डेली वेजेस थे ये लोग भी थे। और इनका जो लीडर था वो था मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर। और अब इनका जो ग्रुप है, जोकोबिन का जो ग्रुप है, अब इन्होंने डिसाइड करा कि भैया हम जो एक प्रकार की इन्होंने ड्रेस बनाई कि भैया हमारी जो टीम है, हमारी हमारी टीम की एक पर्टिकुलर ड्रेस होनी चाहिए, ताकि हम दूर से ही पहचाना पहचान लें कि हमारी टीम का मेंबर सदस्य कौन है। ये रही थी जोकोबिन की ड्रेस।
ड्रेस में ये था कि एक स्पेशल टाइप का, पहले वो नी नी ब्रीचेस पहना करते थे, जो कि अपने आप को नोबल फैमिली से, जो इन्होंने ड्रेस बनाई थी अभी वाली, ये थी कि हमें अमीर लोगों से, जो अमीर वर्ग थे, जो मतलब जो राजा वर्ग के लोग हैं, हमें उनसे अलग अलग टाइप की ड्रेस बनाई थी ताकि हम अलग दिखें। ये एक सिंबल था कि पहले उनको जो जिस तरीके के कपड़े पहनने के लिए बाध्य थे वो लोग, ये उस तरह का सिंबल था। अब हम ये भाई ये प्रथा तोड़ रहे हैं और हम इसी टाइप के कपड़े पहनेंगे। और इस प्रकार से जोकोबिन आगे चल के सेन क्यूटोस नाम से जाना जाने लगा, जिसका मतलब होता है विदाउट नीज ब्रीच, मतलब पहले जो घुटने तक जो पहनते थे, अब भैया वो नहीं पहनेंगे हम। इसका मतलब बेसिकली ये होता है। और इनकी जो टीम है उसमें एक जो पुरुष हैं वो लाल लाल कलर की टोपी भी पहनते हैं, जिसका सिंबल होता है लिबर्टी, मतलब एक आज़ादी। मतलब जो टोपी सिर्फ पुरुष पहनते थे, बट महिलाओं को ये टोपी पहनने की परमिशन नहीं थी। गर्मियों में 1792 में जोकोबिन ने प्लान करा कि अब हम भैया आक्रमण करेंगे, एक हिंसात्मक विद्रोह करेंगे पेरिस में। उन्होंने वहाँ के लोगों को जुटाया इसलिए ताकि जो खाने पीने का सामान था वो बहुत कम था और उसकी प्राइसेस बहुत हाई हो रही थी। तो उसने कहा जोकोबिन ने कि अब भैया अब हम आक्रमण करेंगे। और सुबह 10 अगस्त को टुलियर टुलियर एक जगह है टुलियर, वहाँ के राजा के जो गार्ड थे, जो सिपाही वगैरह थे, उनको मार दिया गया और खुद राजा को बंदी बनाया था कई घंटों तक। इसके बाद असेंबली में इसके बाद असेंबली जब असेंबली हुई, नेशनल असेंबली, उन्होंने इस बात का डिस्कशन करा, वोट करके भैया अब शाही फैमिली को इम्प्रीसन द रॉयल फैमिली, मतलब अब उन्हें जेल भेजो। उन्होंने अपने ऊपर बहुत अत्याचार कर लिया। फिर इलेक्शन हुए। इलेक्शन 21 साल का हर व्यक्ति, पुरुष, मतलब इसमें पुरुष को परमिशन थी 21 साल से ऊपर, या 21 साल का जो भी पुरुष है, चाहे वो अमीर हो या गरीब, हर व्यक्ति वोट देने का अधिकार रखता है। अब जो न्यूली इलेक्टेड असेंबली, उन्होंने कन्वेंशन का नाम दिया गया इस असेंबली को। और इसके साथ 21 सितंबर 1972 में मोनार्की को अबॉलिश कर दिया गया और फ्रांस को रिपब्लिक डिक्लेयर कर दिया गया। मोनार्की मतलब होता है एक तंत्र। जैसा कि हम जानते हैं कि जो रिपब्लिक गवर्नमेंट है उसका जो चुनाव है वो जनता के द्वारा किया जाता है। जैसे कि अभी इंडिया में प्रेसिडेंट, चाहे वो सीएम हो चाहे वो पीएम हो, इसका चुनाव आम जनता करती है। वैसे ही वहाँ हुआ था कि अब इसको ना रिपब्लिक घोषित कर दिया गया था फ्रांस को। देयर इज़ नो हेरिडिटी मोनार्की। हेरिडिटी मतलब होता है राजा का बेटा राजा बनेगा, फिर राजा का बेटा राजा बनेगा, फिर राजा का बेटा राजा बनेगा, ऐसी प्रथा चलती आती थी। तो उसे हेरिडिटी कहते हैं। मतलब पीएम का बेटा पीएम, फिर उसका बेटा पीएम, फिर उसका बेटा पीएम। मतलब यहाँ पे कोई अदर पार्टी का या अदर व्यक्ति पीएम नहीं बन सकता था, उसे कहते हैं हेरिडिटी। और इसमें एक दिया है कि आप भी ट्राई करें, इसके बारे में जानें और कौन कौन से देश हैं जिन्हें आज़ादी कब मिली है और कैसे मिली है। जो राजा था लुइस 16, उसको उसको फांसी की सज़ा दी गई। ट्रीजन ट्रीजन का मतलब होता है देशद्रोह, मतलब सरकार से जो गद्दारी करता है उसको ट्रीजन बोलते हैं। और 21 जनवरी 1793 को उसे पब्लिकली फांसी दी गई। ये कोई जगह है, डे ला कॉनकॉर्ड, मतलब इसको मतलब पेरिस फ्रांस में एक जगह है डे ला कॉनकॉर्ड, यहाँ पर उसको फांसी दी गई। और यही ऐसे ही इसी के साथ कुछ टाइम के बाद रानी जो थी, क्वीन मरिया एंटीनेटे, उसको भी फांसी दी गई। द रीजन ऑफ टेरर, मतलब जो था आतंक का थोड़ा सा माहौल था। 1793 से लेकर 1794 तक इसको आतंक का माहौल भी कहते थे कि मतलब भैया बहुत ज़्यादा आतंक हो रहे हैं। रॉबर्ट्सपेरी की जो पॉलिसी थी वो बहुत ही स्ट्रिक्ट थी और बहुत ज़्यादा पनिशमेंटकारी थी। मतलब
अगर अपराधी को पकड़ो और सज़ा दो, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थी। उसने हर ऐसे व्यक्ति को जो रिपब्लिक का दुश्मन है, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो क्लर्जी हो, और जो पॉलिटिकल मेंबर हैं, उन सब के खिलाफ, और जो पार्टी के खिलाफ, उन सब के खिलाफ मुकदमा चलाया। और उन पर बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रिक्ट केस करा कि भाई इन पर स्ट्रिक्टली जांच करो और इन पर मुकदमा चलाओ। और जो भी व्यक्ति गिल्टी, मतलब जो भी व्यक्ति अपराधी पाया जाता था, उसे गिलेटाइन किया जाता था। गुइलोटिन मतलब एक प्रकार की इसका मतलब होता है बी हेडिंग। मतलब दो पोल थे, जिसके बीच में एक ब्लेड थी, जिससे क्या होता था कि बीच से लाकर उसकी गर्दन धड़ से अलग कर दी जाती थी। इसको गुइटोलिन सज़ा इसीलिए कहा गया कि इस मशीन का आविष्कार डॉक्टर ग्योलोटिन ने करा था। मतलब जो भी अपराधी पाया जाता था, उसको गुइटिन मशीन के से लाकर उसके शरीर और उसका धड़ अलग कर दिया जाता था मशीन के थ्रू। अब जो रॉबिस्पेयर की सरकार थी, उसने लॉ, मतलब प्राइसिंग पर लॉ लाया कि भैया उसने सारी जो चीज़ों की कीमतें उसकी तय कर दी, मैक्सिमम प्राइस तय कर दी, मतलब भैया इसके ऊपर चीज़ अब बिकेंगी नहीं। और जो मीट और ब्रेड है उसको राशन में बांटा गया। और जो किसान थे, और उनको भैया ये इस बात के लिए बाध्य किया गया कि जो शहरों में अपने गेहूँ वगैरह बेचते हैं, उनको गवर्नमेंट के तय प्राइस पर ही बेचा जाए। और गेहूँ पर रोक लगा, वो गेहूँ से जो आटा बनता है, उस आटे पर रोक लगा दी गई, क्योंकि वो महंगा पड़ता था। इसके बजाय उन्होंने एक होल ब्रेड, मतलब एक वाइट होल व्हीट की एक प्रकार का ब्रेड होता है, रोटी होती है, जिसे डिलाटेट कुछ कहा जाता था फ्रांसीस की भाषा में। वो एक प्रकार का ब्रेड होता था, उसको खाने के लिए कहा गया। और समाज में एक प्रकार की इक्वलिटी, सबसे सबसे एक प्रकार का समानता का व्यवहार की बात की गई। और सर मैडम की जगह एक फ्रेंच में एक वर्ड है, किटोयन, सिटियन और सिटियन सिटीजन, ये कहने के लिए कहा गया। और जो चर्च थे उनको बंद कर दिया गया, और चर्च को एज अ बैरिक या एज अ ऑफिस की तरह यूज़ करने लगे। रॉबिस्पेयर की जो पॉलिसी थी वो बहुत ही ज़्यादा सख्त थी, मतलब उसके कानून जो थे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे। उसी के लोग बागों ने कहा कि मतलब उसकी जो सदस्य थे, उसकी असेंबली के जो सदस्य थे पार्टी के, उसने कहा थोड़ा सा हमें मॉडरेट होना चाहिए। और बाद में ये हुआ, उसको ही 1794 में जुलाई में अरेस्ट कर लिया गया, और अगले दिन उसे बी हेडिंग, मतलब उसकी मतलब बी हेड कर दिया गया, मतलब उसको तख्ते पर चढ़ाया और उसकी गर्दन अलग कर दी। ये उस टाइम की एक पेंटिंग दी हुई है। डायरेक्टरी रूल्स फ्रांस, मतलब एक और नया रूल्स आया जब जोकोबिन की सरकार गिर गई। तो इसके बाद जो मिडिल क्लास कैटेगरी के लोग हैं, वो लोग पावर में आए, और फिर से एक नया संविधान बना। और उस संविधान में ये कहा गया कि जिसके पास संपत्ति नहीं है वो व्यक्ति वोट नहीं दे सकता। और इसमें दो लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई गई, मतलब होता है दो विधान परिषद। लेजिस्लेटिव काउंसिल का मतलब होता है विधान परिषद। और उसमें 5 मेंबर बॉडी रहेगी, जो कि एक प्रकार का एक जोकोबिन में जो मोनोपोली थी, एक व्यक्ति के पास ही राइट्स थे, तो उसको हटा दिया गया था। किसी प्रकार की कुछ प्रॉब्लम होती थी, मतभेद होते थे, तो उसको डिसमिस कर दिया जाता था उस व्यक्ति को। और जो पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी थी, मतलब तो उसको मार्गदर्शन करा था बोने पार्टे ने नेपोलियन बोन पार्टे। ये जो परिस्थितियाँ चल रही थी, ये एक प्रकार की आइडल परिस्थिति थी, जिसमें से ये बताया गया था कानून सबके लिए बराबर हो। और इसने एक प्रकार के चेंजेस लाए। और इन परिस्थितियों से बाकी के पूरे यूरोप में एक प्रकार का पूरा बाकी के जो यूरोप भी हैं वो काफ़ी इंस्पायर हुए। और बाकी के जो यूरोपियन कंट्री हैं, और इन्होंने भी अपनी मतलब कुछ रूल्स रेगुलेशन लाने के लिए फ्रांस की तरह ही कुछ अपनाई।
पॉलिसी अपनाने का ट्राई करा। डिड वुमेन हैव रेवोल्यूशन, मतलब क्या महिलाओं के लिए भी रिवॉल्यूशन हुआ? तो इसको नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे।